प्रारंभ में कहा था, पूरे जीवन का निष्कर्ष, पूरे जीवन का निचोड़ और संपूर्ण जीवन का लक्ष्य और सारी जीवन की दिव्यता को एक शब्द में कहा जाए तो क्या बोला था? जोर से तो बोलो, पुरुषार्थ। और ये पुरुषार्थ जो अनेक दिशाओं में होता है, बस उसका मैंने कहा कि उस पुरुषार्थ के पीछे जो दृष्टि है वो भागवत दृष्टि होनी चाहिए, वो दिव्य दृष्टि होनी चाहिए, विवेकपूर्ण दृष्टि होनी चाहिए। और जो है अपना जो माइंड सेट है वो ये रहना चाहिए कि मैं एक ईश्वर की संतान हूँ और उस दिशा में मुझे आगे बढ़ना है। तो आज हमारे लखनऊ संगठन की 4 समितियां हैं और चारों समितियों के हमारे सभी प्रमुख कार्यकर्ता यहाँ पर हैं और फिर सारे सक्रिय कार्यकर्ता यहाँ पर हैं। आज ये तय क्या है कि आप सबको सामूहिक रूप से तो पुरुषार्थ करना ही है और अपनी अपनी समितियों में भी एक एक घर में कम से कम 2-2, 3-3 बार जाना है और उनका माइंड सेट चेंज करना है। जो पहले से सत्य के समर्थक हैं उनको तो प्रसन्नता होगी कि हमें भी किसी ने आकर के पूछा, और जिनके मन में भ्रांतियां हैं उनकी भ्रांतियों का भी हम निवारण करेंगे। और इस बार देश में तो इतिहास बनेगा ही, लखनऊ में भी सबसे बड़ा इतिहास आपको बनाना है इस परिवर्तन का। और उसके लिए आज आपको आमंत्रित किया है। ये तय किया है कि जो है चारों समितियों के हमारे जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं वो प्रतिदिन के हिसाब से अपने कार्यकर्ताओं का दौरा तय करेंगे कि हमारे कार्यकर्ता कम से कम 20-25 की संख्या में इकट्ठे होकर के निकलेंगे। उसमें 2 व्हीलर 4 व्हीलर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ संसाधन पहले से अपने संगठन के पास में हैं, अपने भी संसाधनों का आप इस्तेमाल करेंगे और शेष संसाधन संगठन की ओर से आपको दिए जाएंगे। और यह मतदाता जागरण अभियान ऐसा चलाना है कि इसके ऊपर आगे से लोग मतलब केस स्टडी करें कि भाई रिसर्च करें कि ये इतना बड़ा परिवर्तन हुआ तो इसके पीछे कारण क्या था। तो उस दृष्टि से आपको काम करना है कि पूरे देश को दृष्टि मिल सके, एक दिशा मिल सके कि परिवर्तन इतनी बड़ी सोच के साथ इतना बड़ा परिवर्तन भी किया जा सकता है। उसका इतिहास लखनऊ वालों को बनाना है और मुझे पूरी अपेक्षा है, ये आपसे उम्मीद है, ये आशा है, विश्वास है कि लखनऊ उस दिशा में ये बड़ा परिवर्तन करेगा। तो आपको सप्ताह में 6 दिन तो कार्यकर्ताओं के लिए कार्य का विभाजन करके, स्थान का विभाजन करके कि ये एरिया है, तो अलग अलग एरियाज के अंदर आपको काम करना है। सप्ताह में 1 दिन रविवार का दिन चुना है जहां सब इकट्ठे होकर के एक साथ चलेंगे। तो फिर वो 500-1000 कार्यकर्ता होंगे, तो 2-3 तरह से किसी भी चीज़ का जो है प्रभाव होता है। देखो आज पूरी दुनिया जो है वो उसमें किस चीज़ को आप कितना प्रोपेगेट करते हैं। कहते हैं भाई सब प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा से ही चल रहा है भाई सब। तो आपका काम भी होना चाहिए और वो दिखना भी चाहिए, प्रोपेगेंडा भी होना चाहिए उसका, खाली दिखाने के लिए नहीं। तो सप्ताह में 1 दिन आपका ऐसा होना चाहिए कि भाई ये आज इधर निकल गए आज। तो ऐसा करीब 4 जगह आपको तय कर लेनी है चारों समितियों में, जहां आप सामूहिक रूप से सारी समितियां मिलकर के इस जन जागरण अभियान को चलाएंगी। और शेष स्थानों पर आपको जो है लगातार ये कार्यक्रम करना है। 30 तारीख तक का आपके पास पूरा समय है। 28 मैंने आज का दिन से जोड़ा जाए तो करीब 1 महीने का समय मान लीजिए आप, क्योंकि मतदान से 1-2 दिन पहले बड़े रूप में कार्य नहीं होता, छोटे रूप में तो चलता ही रहेगा। तो अपने लिए तो मतदान की तिथि तक, बल्कि मतदान की तिथि वाले दिन तो और ज़्यादा महत्व हो जाता है। एक बूथ के ऊपर 20-20, 25-25 कार्यकर्ताओं को, लोगों को निकाल करके बूथ तक लाने के लिए भी आपको बड़ी जिम्मेदारी निभानी है। और आप लोगों के लिए कोई बैरियर्स नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी का झंडा उनका वो सब लगा करके कहीं पर भी आप निकलते हैं तो उसमें असुविधा होती है। लेकिन आप लोग जो है अपना भारत स्वाभिमान के बैनर के तले, पतंजलि योगपीठ के बैनर के तले आराम से इस काम को आगे बढ़ा सकेंगे। और
इसमें अपने समिति, एक एक समिति के दो दो प्रमुख व्यक्ति, भाई पंकज जी को भी बुलाया कि साप्ताहिक रूप से कार्यों की समीक्षा और जहां ज़्यादा आवश्यकता होगी उस दिशा में पुरुषार्थ होता रहे। देखो, राजनीतिक लोग तो अपने ढंग से काम करते हैं, उनको करने दीजिए, उसके बारे में अपने को सोचना ही नहीं है। और उनकी कार्यशैली और उनका कार्य क्षेत्र, उनका प्रभाव एक अलग ढंग का होता है। और आप जब जाते हैं लोगों के पास में, तो लोगों की मनस्थिति, लोगों की मनोभाव अलग तरह के होते हैं। और हमें ऐसे क्षेत्रों को टारगेट करना है जहां हमें ज़्यादा आवश्यकता है। तो साप्ताहिक तो उसकी विवेचना होती रहेगी। भी 6 तारीख को दोबारा आप लोग फिर से बैठ जाना। उसमें 10-11 लोगों की बैठक, भाई पंकज जी और हमारे राज्य प्रभारी भाई रमेश जी और आप एक एक समिति के 2-2 व्यक्ति, तो उनको आज तय कर दिया जाएगा। और जो है ये 1 महीने तक अभियान ऐसा चलेगा। तो मैं कह रहा था इसमें एक इतिहास बने और आगे लोग स्टडी करें। भाई ये लखनऊ में परिवर्तन तो ठीक है, इतना बड़ा हुआ है, लेकिन इस विजय का इतिहास ऐसा बनाना है कि लोग आगे से स्टडी करें कि भाई परिवर्तन इस तरह से किया जाए तो असंभव भी संभव हो सकता है और एक नई दृष्टि मिल सकती है। ऐसा काम लखनऊ की चारों समितियों को करना। और मुझे, मैंने कहा वापस कह रहा हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि लखनऊ में ऐतिहासिक कार्य होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। हमारे जो है चारों ही समितियों के मुख्य कार्यकर्ताओं का, भाई पंकज जी से तो आप में से कुछ लोगों का पहले परिचय नहीं होगा, तो इसलिए आज पहली बार, और वैसे परिचय हो तो फेस टू फेस कभी मिले नहीं आप लोग, क्योंकि आदरणीय राजनाथ जी तो अपने हर कार्यक्रमों में करीब पिछले 1 दशक से ज़्यादा का समय हो गया, उनसे हमारी बहुत गहरी अंतरंगता है। और आप लोगों की जानकारी के लिए जो है, किसी भी पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर बहुत बड़े दायित्व होते हैं, और वो जो किसी कार्य का समर्थन करता है तो पूरी पार्टी का समर्थन माना जाता है। यद्यपि ये बात अलग है कि हमने पार्टी के अन्य भी वरिष्ठों को ले लिया और बाकी प्रत्येक प्रत्याशी को लेंगे, चाहे आदरणीय आडवाणी जी हैं, जेटली जी हैं, सुषमा जी हैं, गडकरी जी आदि सबका, लेकिन सबसे पहले अपने सारे मुद्दों के ऊपर हमने समर्थन आदरणीय राजनाथ जी का लिया। और ये जो 9 मांगे हैं ये आपको सबको दे दिया जाएगा। इसमें सब कुछ आ गया इसके अंदर। माने ये जो मांगे हैं, ये रोड मैप है, ये जो मुद्दे हैं, ऐसा हमारा देश बन गया ना तो फिर पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली होगा हमारा हिंदुस्तान। और ये देखो, एक तो ये होता है कि कह दिया, अब इसमें तो पूरा लिख करके दे दिया, इससे ज्यादा और क्या आश्वासन चाहिए भाई। और अब इसको कराना, या आगे अब हम उसको करेंगे, करवाएंगे, इसी के लिए तो करना है ना आगे। अभी तो करने की बारी तो जून के बाद शुरू होगा, तो जून तक जो काम करना हो पहले कर लो। तो काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने से लेकर के, और वो प्रोसीजर जिससे कि काला धन देश को मिलेगा, चाहे बाहर गया या अंदर का है, भ्रष्टाचार कैसे मिटेगा उसका प्रोसीजर क्या होगा, और व्यवस्था कैसे बदलेगी उसका प्रोसीजर क्या होगा। तो इन सभी मुद्दों पर आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने अपनी पूर्ण सहमति, पूर्ण प्रतिबद्धता जताई है कि बाबा जी ये हमारा संकल्प है, हम इसको पूरा करेंगे। तो ये तो मैंने मुद्दों की बात की, आपके पास में आ भी जाएगा ये सारा पत्रक भी आपके सब ध्यान में है ही। कि अब परिचय के तौर पर पंकज जी को तो एक बार सब परिचित हैं, इनका एक बार पुनः पूरे संगठन की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है और बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं। और समय भी अभी काफ़ी है आगे काम करने के लिए। तो कल ही मेरी ऐसे तो सभी राष्ट्रीय संदर्भों में बातचीत होती रहती है आदरणीय राजनाथ जी से, लेकिन लखनऊ के संदर्भ में बात हुई तो बोले बाबा जी आपको खुद भी आना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले आ गया हूँ और आगे आवश्यकता पड़ी तो फिर भी आ जाऊँगा मैं, आप लोग तैयारी रखिए उसकी, ठीक है। चुनाव से पहले एक बार तो एक बड़ा आयोजन यहाँ होना चाहिए ना, ठीक है। पिछली बार विधानसभा में भी यहीं पर हुआ था। तो और हम महर्षि दयानंद बाल सदन के
हमारे श्रद्धेय धर्मदत्त जी का भी एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। बाबूजी भी अहरनिश इस सेवा में लगे रहते हैं। भाई रमेश जी अपने सभी, इनका तो परिचय कराने की आवश्यकता ही नहीं, वैसे सब कार्यकर्ता भी जानते हैं। पंकज जी हमारे राज्य प्रभारी हैं भाई रमेश जी, और यहाँ ही इनका डेरा है ये और ये अपना मुख्य कार्यालय है पूरे प्रांत का। और हमारे लखनऊ पूर्व के हमारे मुख्य कार्यकर्ता भाई पीयूष जी हैं, और अलोपी शंकर जी हैं हमारे, और डॉक्टर हमारे बाबूराम जी हैं एक बार और जवाहरलाल जी हमारे। सब परस्पर परिचय हो जाए इसलिए मैं सबको जो है, हमारे बुजुर्गों से लेकर के जवान तक, वरिष्ठ नागरिक माताएं बहनें सब इसमें लगे हुए। नरेश कुमार जी हैं हमारे, और भाई शिव कुमार जी हैं। बहुत अच्छा आयोजन किया। सभी योग महोत्सव के आयोजन के लिए सबको भी बहुत बहुत अभिनंदन है। बैठ जाएंगे सब। हमारे लखनऊ के सभी 100 वार्डों में वार्ड समितियां पूरी गठित हो चुकी हैं, ग्राम समितियां हमारी पूरी गठित हो चुकी हैं। ने अभी अपने अपनी समितियों की बैठक आप लोग खुद बुला लेना है ना, अपने अपने समितियों के वहाँ के वार्ड तक के लोगों को बुला करके और सबको जोड़ना है इस कार्य में। और जो मुख्य कार्यकर्ता हैं उनको अतिरिक्त रूप से समय संसाधन सब उपलब्ध कराएंगे और बहुत दूर तक बात जाएगी, है ना। हमारे भाई पंकज जी भी 2 शब्द बोल करके फिर, क्योंकि इनको हमने आज इसी संदर्भ के लिए बुलाया था कि सबको इस कार्य के लिए पूरी तन्मयता से लगना है। और एक अपना गैर राजनीतिक संगठन है, लेकिन उसका ध्येय है कि इस देश में सत्ता में सत्य का आधान हो, शुभ का आधान हो। हा? हमारा लक्ष्य पद प्रतिष्ठा, कोई पोजीशन पाना नहीं है। मैंने बार बार आप सबको इस बात के लिए कहा है कि सत्ता, संपत्ति, सम्मान, सुविधाओं के लिए, कुछ पोजीशन के लिए हम ये काम नहीं कर रहे हैं। और मैंने तो शुरू में बता दी थी ना, हमारी पोजीशन क्या है। हमारी पोजीशन है हम भगवान के बेटे हैं, हम भगवान की संतान हैं। हमारी पोजीशन है कि हम ऋषियों की संतान है। हमारी पोजीशन है कि हम भारत माता की संतान है। इससे बड़ी पोजीशन अपने को कोई दे नहीं सकता और ये अपने को छीन नहीं सकता है? इस माइंड सेट से अपने को काम करना है, इसी दिव्यता से काम करना है, तो ही देश का निर्माण होता है और तो ही देश आगे बढ़ता है। जहां स्वार्थ होते हैं, जहां संकीर्णताएं होती हैं, जहां अपनी स्वयं की महत्वाकांक्षाएं होती हैं, वहां बड़े कार्य का निष्पादन नहीं होता है। और पूरे देश भर में लाखों कार्यकर्ता और करोड़ों अपने इस अभियान के साथ जुड़े हुए वो समर्थक, उन सबको हमने इसी संकल्प के साथ इस परिवर्तन के इस आंधी में उनको सबको झोंक दिया है। स्वस्थ एवं समृद्ध भारत अभियान के तहत पतंजलि द्वारा पूरे देश में पहली बार पूर्ण शुद्धता व प्रामाणिकता के साथ गाय का देशी घी पतंजलि चिकित्सालयों, आरोग्य केंद्रों व स्वदेशी केंद्रों के साथ साथ खुले बाजार में भी उपलब्ध कराया जा रहा है। संस्थान गो आधारित डेयरी उद्योग को बढ़ावा देकर किसानों के जीवन में समृद्धि एवं 125 करोड़ लोगों को उत्तम स्वास्थ्य देने के अभियान को पूर्ण करने के लिए कृत संकल्पित है। भाई पंकज जी 2 शब्द कहेंगे। प्रेस वार्ता में भी और यहाँ पर भी जो बातें लोगों के सामने कही हैं, वो सिर्फ एकमात्र पार्टी के लिए नहीं, किसी कुछ व्यक्तियों के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश को बनाने के लिए महाराज जी ने ये सब बातें हम सब लोगों के सामने रखी हैं। इसीलिए मैं भी आप सब लोगों के सामने आकर, मैं कोई चुनावी बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं भी आप लोगों से वही महाराज जी के लाइन का अनुसरण करते हुए मैं यही निवेदन, यही अपील आप सब लोगों से करेंगे कि हम सब लोग राष्ट्र निर्माण के लिए आगे करें, आगे चलें। और जिस पार्टी से मैं भी बिलोंग करता हूं, जिस पार्टी से मैं भी आता हूं, हम सब लोगों ने सामान्यतः सभी राजनीतिक दल इसको वोट करो, उसको वोट करो, वोट फॉर दिस पार्टी, वोट फॉर दिस पार्टी, यह नारा देने का काम करते हैं। लेकिन इस बार पहली बार शायद यह हुआ होगा कि हम सब लोगों ने यह नारा देने का काम किया है कि वोट फॉर नेशन का नारा हम सब लोगों ने दिया है, देश के लिए वोट करने का नारा हम सब लोगों ने दिया है, राष्ट्र के लिए वोट करने का नारा हम सब लोगों ने दिया है। और यहां पर महाराज जी ने यहां हमको बुलाकर 2 शब्द बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं सच में आपके चरण में वंदन करते हुए आपका आभार मैं व्यक्त करता हूं। और जिस तरीके से आपका समर्थन लगातार राष्ट्रवादी शक्तियों के प्रति है,
राष्ट्रवादी ताकतों को लेकर, राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर चलने वाले व्यक्तियों के प्रति है, वह चाहे किसी भी दल और किसी भी से हो, लेकिन वो आपका हमेशा से लक्ष्य मात्र यही रहा कि राष्ट्र निर्माण का लक्ष्य रहा है। और क्योंकि आज यह आपका जो समर्थन हम सब लोगों को प्राप्त हुआ, आपका आशीर्वाद हम सब लोगों को प्राप्त हुआ, वह इसी कारण से हुआ क्योंकि अनेक ऐसे दल आज हमारे देश में काम कर रहे हैं जो 1971 में भी राष्ट्र निर्माण का नारा देते थे और आज भी राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। ऐसा नारा आज आप एडवर्टीजमेंट्स में, टीवी पर और बाहर कई होर्डिंग्स पर आप देख सकते होंगे। ऐसे लोगों पर हम सब लोगों का, हम सब लोग तो एक सामान्य एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में लोग ले लेंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों का आज पूरे देश भर में जनता ने अपना विश्वास उनके ऊपर से उठा लिया है। ऐसे लोगों ने अपना विश्वास स्वयं जनता की नजर में खो दिया है। आज राजनीति के प्रति भी लोगों का विश्वास धीरे धीरे कम हो गया है। हम सब लोगों की, इस संगठन में भी काम करने वाले सभी लोगों का, आप सब लोगों का तो आदर्श यही है, आप सब लोगों का विचार यहां से निकलता है जो पवित्र है। और हम सब लोग भी जो नौजवान अगर राजनीति में आए हैं, भले ही किसी राजनीतिक व्यक्ति के पुत्र के रूप में यहां पर काम कर रहे हैं, भले ही किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन सच बात है कि हम सब लोग अगर राजनीति में कदम रखे हैं तो राजनीति में भ्रष्टाचार देखने के लिए हम सब लोग राजनीति में कदम नहीं रखे हैं। हम सब लोग अगर कदम रखे हैं तो सच में राजनीति को भी साफ करने के लिए और उसी राजनीति को समाज सेवा के माध्यम से, समाज सेवा के रूप में उसको स्वीकार करते हुए देश में परिवर्तन लाने के लिए हम सब लोग भी राजनीति में यहां पर शामिल हुए हैं। आपने जो कहा सब वही में हम सब लोग भी उसी में समाहित हैं। हम सब लोगों का के प्रति आपका आशीर्वाद जो है, यही आशीर्वाद बना रहे और जो आदेश आपके तरफ से है हम सब लोगों का मिलजुल कर काम करने के लिए सभी समिति के प्रमुखों के साथ मिलकर निश्चित रूप से अपनी तरफ से मैं पूरा प्रयास मैं करूंगा कि मात्र यह चुनाव तक ही नहीं बल्कि एक आपके संगठन के कार्यकर्ता के रूप में भी मैं निरंतर इस चुनाव के बाद भी आप सब लोगों के साथ जुड़कर राष्ट्र निर्माण में मैं आप सब लोगों के साथ मैं काम कर सकूं। चरणों में फिर से मैं बंधन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। तो भाई पंकज जी को एक बार पुनः सबकी ओर से बहुत बहुत बधाई। अब तो वो भी आपकी तरह ही कार्यकर्ता है और वो प्रतिबद्ध हैं कि सत्ता में सत्य की प्रतिष्ठा हो, शुभ का आधान हो और इस राष्ट्र के निर्माण के लिए और सबको हक न्याय दिलाने के लिए वो प्रतिपल संघर्षरत रहेंगे, पुरुषार्थ करेंगे। अभी क्योंकि ये तो आगे तक का निरंतर सिलसिला है तो हमने उनको आज आप लोगों के साथ सीधा संवाद स्थापित हो इसके लिए आमंत्रित किया और आगे से यह निरंतरता जारी रहेगी। आगे इनको हम आशीर्वाद देकर के प्रस्थान करने के लिए कहेंगे। तो अभी ये तो एक लखनऊ के संदर्भ में बात थी, लखनऊ के संदर्भ में भी और फिर दूसरे जिलों में भी अपना ये जन जागरण का काम, मतदाता जागरण अभियान और इसमें आगे हमने भी करीब लगभग 100 कार्यक्रम आगे रखे हुए हैं चुनाव की अंतिम तिथि तक। मैं भी पूरे देश में जा रहा हूँ और इसमें लखनऊ में भी एक बड़ा आयोजन करना है चुनाव से पहले, तब तक तो आप लोग तैयारी कर लेंगे ना, अभी बहुत समय है। और एक बनारस में भी, क्योंकि अभी बनारस के कार्यकर्ताओं को नहीं बुलाया, लेकिन हमारे पूर्व के प्रभारी भाई सुरेंद्र जी यहाँ पर आए हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है जो अपनी तरफ से पूरा पुरुषार्थ करो। अब इसकी हम विवेचना करने जाएंगे ना कि कहां पर कौन प्रत्याशी होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इसके चर्चा भी सामूहिक रूप से मत करो, है ना। रायबरेली मेरे ध्यान में, कानपुर में आप लोगों को भी पूरी ताकत से काम करना है ना। कानपुर कितनी दूर है यहां से? 80 है, ज्यादा नहीं। उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी में, मध्य में, कुछ पूर्व में, कुछ तो कार्यक्रम एक एक दो दो तो सुनिश्चित हैं। अब सोचो ना दिन कितने हैं, दिन हैं खाली अब 60-70 दिन और कार्यक्रम 100 से ज्यादा करने हैं। एक कम से कम एक नहीं तो 2-3 कार्यक्रम
अगले महीने की लास्ट डेट कब है मतदान की? 12 है ना, तो 10 तारीख के बाद तो कार्यक्रम ही नहीं हो सकते। तो मुश्किल से 40 दिन है, 30 और जो है 10, 40 दिन और 100 से ज्यादा कार्यक्रम है। तो मेरी हालत तो ये हो रखी है, रात को 12 बजे तक जागना और दिन में 4 बजे उठ जाना और लगे रहना। तो आप लोग ना इसमें जो है जितना हो सके 2 से शाम को 5 बजे के बाद तो नौकरी वाले भी समय देना, इसलिए मैंने आज बैठक भी ये 5 बजे के बाद ही रखी थी। तो 5 से 6, 7, 8, 9, 5 से 9, 4 घंटे का समय तो दे सकते हो, प्रतिबद्धता के साथ दो। जो गृहिणियां हैं उनको शाम को दिक्कत होती है तो सुबह दो। ऐसे आप लोग मिल बैठ करके कार्यक्रम बना लेना। अब कुछ बात जो हम यहाँ सामूहिक रूप से कह देते हैं, बाकी प्रभारियों को बता दिया गया है, क्योंकि जो है ये जब चुनाव का उद्घोष हो जाता है ना, तो चुनाव आयोग की बहुत सी मर्यादाएं आ जाती हैं। वैसे तो आचार संहिता, जीवन की आचार संहिता तो हमेशा ही लागू रहनी चाहिए, लेकिन ये आदर्श चुनाव आचार संहिता वाले वो जो प्रक्रिया, उसमें अपन जो है दिक्कत नहीं आती है। बड़ा आयोजन करते हैं तो अनुमति लेनी पड़ती है। अब जैसे कार्यकर्ताओं की बैठक भी ली है, तो उसके लिए भी जहां आप जो है कुछ लोगों को इकट्ठा करके कुछ बात कहना चाहते हैं, तो उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आप बोल नहीं सकते। बस यही होता है कि यदि आप किसी पार्टी को वोट देने के लिए बात करते हैं तो बोलो खर्चा जुट जाएगा उसका, बस इतना ही होता है। और इसमें ऐसा नहीं कि किसी पार्टी को वोट देने के लिए बात करना कोई गुनाह है। तो आप घर घर में जाओ तो वोट देने के लिए बोल सकते हो, उसमें कोई आचार संहिता लागू नहीं होती है। खर्चा आप जा रहे हो तो खर्चा किसका? और अपना भारत स्वाभिमान का आपके पास में है ना, अंग वस्त्र है, बैच है, इसके ऊपर कोई आचार संहिता लागू नहीं होती है। ठीक है, खूब घूमो। और आपका अपने साधनों पर भी, और पंपलेट अपना भारत के भाग्य विधाता, उसमें सब कुछ बात है, बिना नाम लिए सारा काम है। तो वो भारत का भाग्य विधाता वाला पर्चा एक एक घर में पहुंचाना है। जो उसको पढ़ेगा उसका दिमाग बदलेगा, है ना। और अब इसमें संसाधन जो है आप लोगों को, कार्यकर्ताओं को बहुत प्रामाणिकता से इस्तेमाल करने हैं ना। अपने लिए तो जो है सबसे पहला तो अपना जो है आदर्श आचरण है, उसके बाद बाकी चीजें, ठीक है ना। तो एक एक समिति को 8-10 मोटरसाइकिल, यहाँ लखनऊ में बड़ा काम करना है, थोड़ा सा यहाँ दूसरे ढंग का एक वातावरण बनाना है। बाकी भी सभी समितियों को बहुत संसाधन दे रहे हैं, और 2-3 स्कूटी एक एक उस बहनों को भी थोड़ा अनुकूलता रहेगी। और जहाँ सामूहिक रूप से बहनें या भाई कुछ कार का भी इस्तेमाल करेंगे तो उसको, तो जो है मोटरसाइकिल, 2 व्हीलर से लेकर के 2 व्हीलर, 4 व्हीलर और फिर प्रचार सामग्री, और उसके लिए संसाधनों की उपलब्धता वो आपको कर जो है यहाँ भाई रमेश जी उसको केंद्रीय स्तर पर और जिला स्तर पर अपने प्रभारी उसको, संसाधनों की कोई अल्पता नहीं है। बाकी अपने पास में जो हम उसमें कर सकते हो तो कर ही रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका एक पूरा स्वरूप तय कर लिया गया है, उसके अनुसार आप लोगों को ये कार्य करना है। और देखो, प्रचार के साथ साथ अपना संगठन भी और मजबूत हो, इसके लिए कार्य करना, ये भी अपनी बड़ी जिम्मेदारी। इतना मजबूत संगठन होना चाहिए, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, फरीदाबाद पलवल एक ही लोकसभा क्षेत्र पड़ता है, वहां 24 घंटे में 24 घंटे के नोटिस पर हम 10,000 कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर लेते हैं। कितना? 10,000 कार्यकर्ता मात्र 24 घंटे के नोटिस पर। अभी जैसे योग महोत्सव के योग महोत्सव प्रभारी, फिर उसमें योग महोत्सव प्रभारियों के नीचे एक टीम है, उनको एक एक गांव से, अभी वहां ऐसे ऐसे कार्यकर्ता हैं कि एक गांव में बोल दे तो पूरा गांव आने के लिए तैयार रहता है, हमें जा चलना है, बाबा जी ने बुलाया। तो वहां ऐसे ऐसे कि एक एक गांव से 5-5, 10-10 बस कि बाबा जी के कार्यक्रम चलना है, बस हमको जाना ही है, बाबा जी ने बुलाया,
कुछ नहीं सोचना, बाकी सब बाद में करेंगे काम। गांव के लोग हैं तो लावणी भी बाद में काटेंगे, फसल की कटाई बाद में कर लेंगे, एक दिन बाबा जी ने बुलाया तो वहां जाना है। तो इसमें क्या होता है, ऐसे मत सोचो कि सब कार्यकर्ता पूरा समय दे। कुछ कार्यकर्ता ऐसे होंगे जो कभी विशेष अवसर पर आमंत्रित किया जाए तो आकर के खड़े हो जाएंगे। तो आप लोगों को घर घर जाते समय एक तो आदर्श संगठन के रूप में अपनी ताकत यहां पर हो, उसके लिए भी काम करना है। फिर उसमें जो है कुछ कार्यकर्ता जो है, कोई तात्कालिक कार्य होता है ना, कि अब जैसे चुनाव का कार्य तात्कालिक कार्य है, कुछ तात्कालिक कार्यों में सहयोग करेंगे, कुछ अंशकालिक कार्यकर्ता होंगे कि जी हम 2-4 दिन का तो समय दे सकते हैं, रोज नहीं दे सकते। कुछ सक्रिय कार्यकर्ता होंगे और कुछ दैनिक कार्यकर्ता, और उसमें कुछ पूर्णकालिक कार्यकर्ता, ऐसे अलग अलग कार्यकर्ताओं के स्तर होंगे। तो इसमें आपको कार्यकर्ताओं की भी एक लंबी चौड़ी श्रृंखला खड़ी कर देनी है, और उन लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर, आपका चारों समितियों का कार्य इतना जबरदस्त होना चाहिए कि जैसे अभी मैं बोल रहा था कि मैं फरीदाबाद और पलवल के संगठन के बारे में बात कर रहा था, ऐसा ही संगठन लखनऊ में होना चाहिए कि एक आवाज पर 10,000 आदमी खड़े हो जाए। इसको कहते हैं संगठन शक्ति। सारी दुनिया तो ताकत का खेल है, हम चाहते नहीं कि ऐसा होना चाहिए। तो भैया वैसा करने के लिए आप लोग यहाँ मजबूती से, अब इतने संसाधन देने के बाद तो कर, हमें तो हमारे गुरु से कुछ भी 500 रुपये मिले थे किराए के, कुल 500 रुपये। हिमालय हमने कहा हम हिमालय जा रहे हैं, गंगोत्री में साधना करेंगे, तो गुरु जी ने 500 रुपये दिए। तो मैं अपने जैसा आपको देखना चाहता हूँ कि गुरु जी ने संसाधन दिए आपको थोड़े से, मुझे गुरु जी ने दिया कितना, 500। मैं आपको इतना समर्थ भी देखना चाहता हूँ। भाई मेरे जैसे ही तो आप हो, मेरे से तो ज़्यादा ही समर्थ हो। हम घर से निकले थे तो 300-350 रुपये होंगे, 360-70 कुछ थे, और गुरु घर से निकले तो 500 रुपये होंगे। तो तुम तो सब यहाँ मेरे से ज़्यादा ही समर्थ हो। तो मैं आपसे जो अपेक्षा कर रहा हूँ ये ऐसे नहीं कि आपका खाली मनोबल बढ़ाने के लिए, आप थोड़ा हिम्मत रख करके आगे बढ़िए। सारे ये संसाधनों की काम करने वालों को कहीं कमी नहीं होती है। तो और आप तो आपको संगठन की तरफ से भी पूरा बल प्रदान किया जा रहा है। तो मैं ये अपेक्षा करूं कि जैसे अभी आप इतने बैठे हुए हो, ऐसे ही जब कभी कोई विशेष परिस्थिति के लिए कहा जाए तो चलो 24 घंटे का तो थोड़ा शॉर्ट टाइम हो जाता है, 5-7 दिन पहले बोला जाए तो एक कम से कम 10-15 हजार 10-20 हजार लोग एक आवाज पर खड़े हो सके, ऐसा मजबूत संगठन में देखना चाहता हूं। तो यहां अगले आयोजन की डेट आपको 5-7 दिन पहले बता दी जाएगी, है ना। अगला 6 अप्रैल का पड़ रहा है ना, 6 अप्रैल तक आपको तिथि भी बता दी जाएगी आगे। फिर आगे देखते हैं, कानपुर वालों को भी काम खूब करना है, ठीक है ना। तारा जी हमारी बहुत बहुत ऊर्जा वाली बहन है, खड़ी हो जाओ एक बार, इसका एक बार अभिनंदन होना चाहिए। बहुत हिम्मत वाली बहन है, बहुत ऊर्जा वाली। बहू भी आई हुई है, बेटी भी आई हुई है, और बहू बेटी पूरा परिवार है। एक बार जोरदार आशीर्वाद। ऐसे मैंने ये जो हमारे जो ये भगवान का परिवार तैयार हो गया है। 1000 से ज्यादा SMS की है। बहुत अच्छा, खूब आशीर्वाद बेटा। अच्छा सुनो एक बात, अब हमको आपको थोड़ी सी राजनीति की बात बारीकी बता दें थोड़ी सी। इस देश में परिवर्तन का वातावरण जितना सारे राजनीतिक दलों ने तैयार नहीं किया होगा, उससे ज्यादा वातावरण भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ताओं ने तैयार किया। ये हम कोई क्रेडिट लेने के लिए नहीं बोल रहे, ये सारे वो लोग भी बोलते हैं कि जितना इस देश में आदरणीय राजनाथ जी हों चाहे मोदी जी हों, तो आदरणीय मोदी जी ने भी कहा, आपने देखा होगा 5 जनवरी के कार्यक्रम में भी, कि इस बार के चुनाव को जन आंदोलन बनाने के लिए सबसे बड़ी भूमिका किसी ने तैयार की है तो वो भारत स्वाभिमान है। बात कई बार कह देते हैं, कई बार नहीं कहते, या ऐसा अवसर नहीं होता है। आदरणीय राजनाथ जी ने मेरे को बोले, बाबा जी पूरे इस परिवर्तन के काम में ज्यादा बड़ा कार्य आपका संगठन कर रहा है, इसलिए हम उसको प्रणाम करते हैं।
हमारी पार्टी काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके उसका पता लगाने व देश को दिलाने के लिए तत्काल प्रभावी व परिणामदायी कदम उठाएगी। एक एक शब्द बड़ा गहरा है इसके अंदर। जैसे ही सत्ता में आएंगे, अब एक पार्टी के लिए नहीं लिख रखा, क्योंकि ये उद्धव ठाकरे जी भी लिख रहे हैं, इसको बीजेपी वाले भी लिख रहे हैं, दूसरे भी लिखेंगे। फिर इसको वापस दिलाने के लिए ऐसी क्रिटिकल भाषा है वो आम लोगों को तो समझ में नहीं आती। इसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एक जनरल पर्पज एफआईआर की का प्रोविजन करेगी। फिर इसमें एक इंटरनेशनल प्रोविजन है करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के विरुद्ध पॉलिटिकली एक्सपोज पर्संस एंड यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन की एक संधि हो रखी है पूरी दुनिया के 150 से ज़्यादा देशों में। तो उससे कहीं पर भी कितना काला धन उसका पता लगा सकते हैं। तो उसके ऊपर जो है हम तत्काल कार्रवाई करेंगे और जितने भी काले धन की करीब इनके पास 50,000 सूचनाएं हैं वो तत्काल हम सार्वजनिक करेंगे और जिनका वो धन है वो धन भी लेंगे और उनका नाम भी बताएंगे। ये दूसरे में है। और तीसरे में है बेनिफिशियल ओनरशिप का डिक्लेरेशन ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप। इसमें किसका कितना कहां पैसा है, कहां संपत्ति है, वो सब बताना पड़ता है। अभी तक छिपा लेते हैं कंपनियां, सेल कंपनी, ट्रस्ट कंपनी। इसके अंदर हमने पूरा दे रखा है कि बैंकों के अंदर जो बैंकिंग सिक्रेसी लॉज हैं, फिर एफडीआई, फिर एफआईआई, फिर उसके अलावा जो है इन्वेस्टमेंट के अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स, शेयर्स, कैपिटल होल्डिंग, शेल कंपनी, ट्रस्ट कंपनी, म्यूचुअल फंड, हाज फंड, गोल्ड, लैंड, अन्य प्रकार के जितने भी वित्तीय फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन सब के अंदर ये एक प्रोविजन लागू होते ही सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमने वो एफडीआई की जो है ना वो काले धन की चाबी है, वो तो एक बात छोटी सी गई थी जो सबके समझ में आ जाए, ये हमने सारा इसके अंदर कर दिया। और देश के अंदर सारे टैक्सेशन को खत्म करके एक सिंगल ट्रांजैक्शन टैक्स वाली बात के ऊपर भी इनसे हस्ताक्षर करवा लिया हमने। अब कहेंगे बाबा जी अभी तो कर देंगे, बाद में कहां जाएंगे? ये लिखने के बाद हम मतलब हमको मना नहीं कर सकते, और मना नहीं सकते तो करो, टाइम बताओ कितने दिन में कौन सा काम कर रहे हो। ये ऐसे नहीं, हमने पूरा बांध लिया है। तो सिंगल ट्रांजैक्शन टैक्स वाले भी कि काले धन, भ्रष्टाचार, महंगाई, गरीबी, कमजोर अर्थव्यवस्था, आतंकवाद, नकली करेंसी और वित्तीय बजटीय घाटा जिसको डेफिसिट बोलते हैं, उससे देश को बाहर निकालने के लिए आर्थिक न्याय की एकल कर व्यवस्था से संबंधित भारत स्वाभिमान के प्रस्ताव को हम जो भी उसमें व्यवहारिक और न्यायपूर्ण संशोधनों के साथ लागू करने के लिए हमारी पार्टी पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बीच में बहुत हवा उठा, होगा नहीं होगा, तो इसमें बीजेपी में आधे पक्ष में थे, आधे विपक्ष में थे। मैंने कहा तुम लिख करके दो। अब ऊपर वालों ने लिख के दे दिया, नीचे वाले जोर मचाते रहो, जिनको मचाना है करना तो ऊपर वालों को ही है। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए 3 कदम उठाने की हमने बात की। सीबीआई को स्वायत्त, अब सीबीआई को स्वायत्त करते बेईमानों के नाक में नकेल आ जाएगी। सीवीसी चीफ विजिलेंस कमीशन उसको बोलते हैं, सीईजी चीफ इलेक्शन कमीशन, फिर सीएजी कैग, और लोकपाल की नियुक्ति और निष्कासन की न्यायपूर्ण निष्पक्ष प्रक्रिया हो। अब ये है नहीं है, ये लागू होते 5 संस्थाएं मजबूत बन गई, भ्रष्टाचार तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी तक वो सब कठपुतली बना रखी है। शिक्षा में आध्यात्मिकता, संस्कार व सदाचार को प्रोत्साहन देकर के भ्रष्टाचार को निर्मूलन करना। तो योग और आध्यात्मिकता इसका जो है पूरा समावेश करने के लिए हमने बोल दिया। शिक्षा में योग और आध्यात्मिकता का समावेश, तो नीचे से ऊपर तक पूरी शिक्षा व्यवस्था में योग को लागू कराएंगे। और अगला इसमें लिख रखा वो भारतीय भाषाओं वाला भी कि भारत स्वाभिमान के राष्ट्रीय किसान आय आयोग, समान शिक्षा, समान चिकित्सा, चुनाव सुधार, सभी उच्च व तकनीकी शिक्षा संस्थानों, न्याय व्यवस्था, जुडिशियरी, अभी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आप हिंदी में बहस नहीं कर सकते, सभी उच्च व तकनीकी शिक्षा संस्थानों, न्याय व्यवस्था, प्रशासनिक क्षेत्र, उद्योग का क्षेत्र, रोजगार एवं विकास के सभी क्षेत्रों में भारतीय भाषाओं को पूर्ण गौरव व सम्मान दिलाएंगे। माने ये ऐसा विषय भारतीय भाषाओं वाले तो अभी तक किसी ने नहीं किया था, आंशिक रूप से अभी थोड़ा थोड़ा इनको शुरू करना पड़ा था। फिर देश की आर्थिक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, न्यायिक व प्रशासनिक व्यवस्था को स्वदेशी व न्यायपूर्ण बनाने के लिए हमारी पार्टी प्रामाणिक रूप से काम करेगी। तो ये स्वदेशी वाला मुद्दा इसमें आ गया। गो संरक्षण, गो संवर्धन, कि गो संरक्षण, गो संवर्धन, विश्व मुक्त कुदरती खेती हेतु राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वतंत्र मंत्रालय, अब गो रक्षा मंत्रालय बनवा देंगे। और एक जो है इनके अब करवाने के लिए तो बहुत से काम हैं जो बाद में करवाएंगे। तो लेकिन इसमें
जो है स्वतंत्र मंत्रालय, विशेष बजट का प्रोविजन है इस काम के लिए, अभी तक है नहीं पूरे देश में इसकी व्यवस्था। गो संरक्षण, गो संवर्धन और विषमुक्त खेती के लिए स्वतंत्र मंत्रालय और विशेष बजट का प्रावधान करके इस संदर्भ में हमारी पार्टी विशेष कार्य करेगी। और फिर राष्ट्रवाद व आध्यात्मिक न्यायवाद की विचारधारा, नीतियों, सिद्धांतों पर चलकर इस राष्ट्र का अभ्युदय निश्चय सिद्ध करेंगे। हम आध्यात्मिकता के साथ आधुनिकता के विकास के मार्ग पर चलकर तो हमने काम पक्का पूरा कर रखा है। कल को बोल दीजिए नहीं ये तो नहीं कहा था, ये तो कहा था, तो कोई मुंह कर नहीं सकता अब इस पे। भाई करो, आपने तो लिख के दिया था। तो हम बस हमें तो एक ही काम करना है, कागज छाना है। बाकी तो ये काम ऐसे नहीं है, तो ये है काम। तो इसमें कोई चीज छोटी नहीं है ना। एक इसमें ये भी लिख दिया, सारा बजट जो है वो वेबसाइट पर डालेंगे, जो भी बजट है, कहां किसको ठेका दिया, कहां कितना खर्च हुआ, कहां क्या हुआ, तो भी आरटीआई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमने अपना काम पूरा जाब्ता पूरा कर रखा है, ठीक है ना। बाद में तो इसके अनुसार काम करे किया ना तो देश तो स्वर्ग बन जाएगा। तो अब मैं ये मानो कि लखनऊ में अब ये सारी मोटरसाइकिल तुम्हारे लिए खड़ी हैं, जितनी जरूर संसाधन एक कमी नहीं छोड़ेंगे, तब तो काम करोगे। मेरे गुरु ने मुझे साइकिल भी नहीं दी थी और तुमको गाड़ी और मोटरसाइकिल दे रहे हैं। बोलो, बहनों के लिए स्कूटी भी मंगवा दी मैंने जिनको नहीं चलानी आती अपने, फिर उनको गाड़ी की व्यवस्था करवा देंगे, ठीक है। तो सब इतना जोरदार काम करके दिखाना। लखनऊ ना बहुत, देखो दिल्ली के बाद सबसे ज्यादा प्रभावशाली क्षेत्र कौन सा है परिवर्तन का, बोलो। लखनऊ है। लखनऊ से ही होके जाता है, कह रहे दिल्ली का रास्ता तो बोलो ये काम अब पक्का रहेगा ना, तैयार? हाँ, तो कल अपनी योजना बना लेना और परसों से काम शुरू कर देना, ठीक है। अपने अपने क्षेत्रों की 5-7 भाई बहन बैठ के योजना बना लेंगे। हमने सबको संकेत कर दिए हैं और उसके बाकी व्यवस्था सब तैयार है, ठीक है। तो आप लोग घर घर निमंत्रण देने जाओगे ना, तो उस दिन यहां वाला भी, और उसमें जिम्मेदारी लगानी पड़ती है। देखो जब बड़ी ऑर्गेनाइज सभा करनी पड़ती है ना, तो स्वेच्छा से तो लोग आते ही हैं। उसमें लोगों को ना, जैसे ना नीचे तक कार्यकर्ताओं को एक बनाना पड़ेगा, तो वो श्रृंखला बना लेना। आप लोग अपना काम पूरा कीजिए। मैं एक बात यहां से कह के जा रहा हूं, देखो मैं भी बहुत मूल्यांकन करता हूं चीजों को पूरे देश में। मुझे ये जरूर पता है ये काम जंग कठिन जरूर है, लेकिन इस बार ये मतलब बेड़ा पार लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग अपनी ताकत से लगे रहिए। सबको बहुत आशीर्वाद है। स्वस्थ एवं समृद्ध भारत